सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें कौन सा जो है एलिमेंट वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें जो बोरोन है ना वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर हम इसमें ऑप्शंस में देखें तो एक बोरॉन ही है जो कि पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में है, और जितना ज़्यादा जो राइट में होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोरोन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रिकल इंडेप्थनेस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज व्हेन वी गो टू द लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी भी एलिमेंट की, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करता जाता है लेफ़्ट से राइट। वाइल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज डिक्रीज व्हेन गोइंग टॉप टू बॉटम। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, डिक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, ये इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। तो इसमें से बोलना है कि कौन सा जो है एलिमेंट जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है, लेकिन लेफ़्ट राइट क्या होता है, ये डिक्रीज़ करता है। ठीक है, लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होगा, ये इंक्रीज़ करेगा। तो अब बताना इसमें से कौन सा जो है वो जिसका एटॉमिक रेडियस हाईएस्ट होगा। तो ये हमारे पास है इंडियम। ठीक है, इंडियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे ज़्यादा है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन क्लास 3A बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से हमारे एक ही पीरियड के हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ठीक है, एक ही मतलब ग्रुप के बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। क्योंकि इंडियम जो है उस ग्रुप में नीचे है, तो नीचे जैसे जैसे जाते हैं तो क्या एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इसलिए इसका जो इंडियम का एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा होगा। When we move from top to bottom in any group, the atomic number increases। तो जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ करता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ़ सेल्स भी इंक्रीज़ करती हैं, इसलिए साइज इंक्रीज़ करता है। ठीक है, हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट करती हैं। When the number of cell is increased, effective nuclear charge is decreased। अगर किसी भी एटम का साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा है तो न्यूक्लियस से वो क्या होगा, सेल वो दूर होगा। जब न्यूक्लियस से सेल दूर होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होगा। द सेम रीज़न इंडियम एटॉमिक रेडियस इज़ हाईएस्ट। इस वजह से एटॉमिक रेडियस का जो इंडियम का है वो ज़्यादा है। विच इज़ द फॉलोइंग ग्रुप 14 एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सारे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, इसमें ये बताना है कि किसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाईएस्ट होगा। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज़ करती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। जब डिक्रीज़ करती है तो जो पहला एलिमेंट होगा किसी भी ग्रुप का उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, कार्बन, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी जो उस ग्रुप के एटम्स हैं उससे ज़्यादा होगी। तो द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप 14 इज़ ग्रुप कार्बन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो सारे ऑप्शंस में से किसका है जो मेल्टिंग पॉइंट वो होता है लोएस्ट। ठीक है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा एलिमेंट का होता है, तो ये होता है क्रिप्टन। ठीक है, क्रिप्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अलग अलग एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। प्लेटिनम का 1768 डिग्री सेंटीग्रेड, कार्बन 3580 डिग्री सेंटीग्रेड, कोबाल्ट 1495 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका, क्रिप्टन का, जो कि निगेटिव में है, -157.37 डिग्री सेंटीग्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सारे ऑप्शंस में से किसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोएस्ट है। तो ब्रोमीन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोएस्ट है, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। तो ब्रोमीन की मेल्टिंग पॉइंट है 265.8 केल्विन, जिंक की 692.68 केल्विन, लेड की, लेड मीन्स पीबी है ना, पीबी इसका सिंबल होता है, इसका होता है 600.61 केल्विन, और कैल्शियम का 1115 केल्विन। ठीक है, ब्रोमीन का जो है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इन सब एलिमेंट्स में से किसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोएस्ट है, तो वह क्रिप्टन। ठीक है, ये क्रिप्टन का ध्यान रख सकते हैं कि क्रिप्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो माइनस में होता है, निगेटिव में होता है। प्लेटिनम की होती है 1768.3 डिग्री सेंटीग्रेड, सोडियम
97.794 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रिप्टन की 157.37 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में, एंटीमनी का 630.63 सेंटीग्रेड। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज़, तो एटॉमिक साइज़ जो है इसमें से कौन सा एलिमेंट का जो है वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है। तो पहला हमारे पास है मैग्नीशियम, फिर नेक्स्ट फास्फोरस, लिथियम और सोडियम। क्योंकि ये सारे एक पीरियड के एलिमेंट हैं, तो किसी भी पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करती है, तो डिक्रीज़ करेगी तो जो पहला एलिमेंट होगा उसी का सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज़ होगा। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सोडियम। द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करती है, लेकिन अगर हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करती है। Since sodium comes before magnesium and phosphorus in the period of periodic table and after in the first group, therefore its size will greater than 3 elements। क्योंकि जो सोडियम है वो पहला एलिमेंट है अपने पीरियड का, ठीक है, जिसमें कि क्योंकि सारे सेम पीरियड के हैं, एक ही पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के, थर्ड पीरियड के, इस वजह से क्या होगा कि ये इसका जो साइज़ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से सबसे कम जो है मेल्टिंग पॉइंट वो किसका है, ये है आर्गन का, ठीक है। तो आर्गन इज़ एन इनर्ट गैस और इसको डिस्कवर किया था एल रेलेन एंड रैम्से ने 1892 में। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 189.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें से जो सब सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसमें लोएस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ प्योर फॉर्म हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो कौन से मेटल्स का जो है प्योरेस्ट फॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, तो वो कौन सा होगा, प्लेटिनम, ठीक है। तो देखते हैं इसका टंगस्टन का जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके बाद प्लेटिनम का आता है, ठीक है। इट इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट इन 6 पीरियड और इसका एटॉमिक नंबर कितना है प्लेटिनम का, 74, हमने पहले भी देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो ये हमारे पास होता है टीन का, ठीक है। टीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोएस्ट है। तो इसमें बाकी एलिमेंट्स के भी मेल्टिंग पॉइंट हमें दिए गए हैं, जैसे सिल्वर है 961.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जिंक 419.5, लेड का 327.5 और टीन 231.9 डिग्री सेंटीग्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, अब इन सारे एलिमेंट में किसका मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट है। अगर सारे मेटल्स दिए हुए हैं तो जिसमें इनर्ट गैस होगा ना उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होती है, इसलिए रेडॉन जो है, रेडॉन भी एक इनर्ट गैस है, इसलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोएस्ट है। सोडियम की कितनी वैल्यू होती है, क्योंकि सोडियम भी काफ़ी सॉफ्ट मेटल है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 97.79 डिग्री सेंटीग्रेड, टीन की 231 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका रेडॉन इसका निगेटिव में होता है, ठीक है, रेडियम का 700 डिग्री सेंटीग्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन से एलिमेंट का है, तो वो हमारे पास है हीलियम, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हीलियम क्योंकि एक नोबल गैस है तो नोबल गैस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम आंसर मार्क कर सकते हैं बड़े इजीली, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू ज़्यादा रखना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो हीलियम का होता है -272.2 डिग्री सेंटीग्रेड, पोटेशियम 63.5 डिग्री सेंटीग्रेड, टंगस्टन 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, सल्फर 115.2 डिग्री सेंटीग्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा एलिमेंट का होगा, मरकरी का, क्योंकि मरकरी ऑलरेडी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। और मरकरी के बारे में एक और फैक्ट है कि मरकरी जो है एक ऐसा मेटल है, मतलब एक ओनली मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आयोडीन की मेल्टिंग पॉइंट है 113.7 डिग्री सेंटीग्रेड, लेड 327.5 डिग्री सेंटीग्रेड, टीन 231.9 डिग्री 93 डिग्री सेंटीग्रेड और मरकरी का -38.83 डिग्री सेंटीग्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसमें से लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा एलिमेंट का है, तो ये हमारे पास होता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोएस्ट है, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज़ -210 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑलरेडी नाइट्रोजन भी है जो काफ़ी हद तक वो स्टेबल गैस है, ठीक है। इस वजह से आपने जितने भी लेज़ या फिर जो भी पैकेज्ड फूड होते हैं, ठीक है, उसमें जो गैस होती है ना वो नाइट्रोजन ही भरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट नहीं करता, दैट इज़ वेरी स्टेबल और कह सकते हैं इनर्ट गैस है, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज़ 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोडीन
एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोडीन इज़ 113.7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड जो है वो कितना होता है 327.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दस इन गिवन एलिमेंट्स नाइट्रोजन के पास जो है वो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से कौन से एलिमेंट के जो है मेल्टिंग पॉइंट वो लोएस्ट होती है, तो वह है फ्लोरीन। ठीक है, तो जिंक की कितनी होती है 419.5 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइटेनियम 1668 डिग्री सेंटीग्रेड, सल्फर 115.21 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्लोरीन -219.67। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से कौन से एलिमेंट की जो है मेल्टिंग पॉइंट वो लोएस्ट है, ये है हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और क्रोमियम की मेल्टिंग पॉइंट होती है 1907 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइड्रोजन की नेगेटिव में -259.16 डिग्री सेंटीग्रेड, जिंक 419.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सिल्वर की 961.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो इसमें कौन सा आंसर होगा आर्गन। ठीक है, इसको गैस करना बहुत आसान है क्योंकि ये क्या है नोबल गैस है, तो नोबल गैस की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लोएस्ट होती है। ठीक है, फिर टाइटेनियम 1668 डिग्री सेंटीग्रेड, सल्फर 115.21 डिग्री सेंटीग्रेड, आर्गन 119.34 डिग्री सेंटीग्रेड और जिंक की 419.53 डिग्री सेंटीग्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें कौन सा आंसर होगा हमारे पास नेक्स्ट अगेन हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट क्या है नेगेटिव में है, सोडियम उसके बाद होगा टीन उसके बाद होगा कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ना, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स में से कौन सा होगा वो होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन के मेल्टिंग पॉइंट नेगेटिव में है, प्लेटिनम होगा नेक्स्ट। ये प्लेटिनम क्या है एक बहुत ही हार्ड मेटल है। ठीक है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा होगा, सोडियम सॉफ्ट है तो इसका थोड़ा कम होगा और टीन का इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, वो कौन सा एलिमेंट है जेनॉन, क्योंकि ये नोबल गैस है तो हम इससे आसानी से यहाँ पे मार्क कर सकते हैं अगर हमें वैल्यू नहीं भी पता हो। ठीक है, वैसे भी वैल्यूज उतना याद करना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जेनॉन का तो नेगेटिव में होगा और आयोडीन 113.7 डिग्री सेंटीग्रेड, बेरियम 727 डिग्री सेंटीग्रेड और मैग्नीशियम की 650 डिग्री सेंटीग्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से लोएस्ट किसका होगा ऑब्वियसली नियॉन क्या एक नोबल गैस है तो नोबल गैस है तो इसकी तो लोएस्ट होगी ही। ठीक है, तो फिर बोरोन का वैल्यू दिया हुआ है कैल्शियम, नियॉन और गोल्ड। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब बोल रहा है इसमें से कौन से जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें मैक्सिमम किधर होगी, जो कोई भी एलिमेंट अगर राइट साइड में होगा है ना, राइट मोस्ट साइड में जो होगा उसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमको इसमें देखना है कि राइट साइड में सबसे ज़्यादा कौन है, तो ये है आर्सेनिक। ठीक है, अब अगर ऑप्शन में फ्लोरीन रहता, फ्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फ्लोरीन की। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है डिक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होता है ये इंक्रीज़ करता है। तो वही यहाँ पे देखते हैं वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है इंक्रीज़ करता है, ये गलत बात है। ठीक है, इंक्रीज़ नहीं करता ये। वाइल मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ पीरियड ये भी नहीं है। ठीक है, वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो ये तो सही होगा, टॉप टू बॉटम में तो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, बट यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा दिया हुआ है, अगर लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा इंक्रीज़ करेगा ना। तो ऑप्शन बी और सी जो दोनों करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट मेटालिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज़ करती है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई बोथ डिक्रीजेस, हम अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने के बाद क्या होता है एटॉमिक रेडियाई एज वेल एज आयोनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ करती है जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम देखें तो क्या होता है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो इन सारों में से किसका हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट है, वो टंगस्टन है। टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं बल्ब में यूज़ करते हैं ताकि ये बहुत जल्दी मेल्ट ना हो टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमॉन्ग आर्सेनिक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस,
तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक में किसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। अब हमें पता है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे इस सारे जो हैं वो एक ही एलिमेंट, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो नाइट्रोजन फर्स्ट पे है तो इसकी मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो पीरियडिक टेबल क्लास 15 है ना, सब क्लास 5A नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक जो है वो इसी से बिलोंग करता है। एंटीमनी, इसका सिंबल पता होना चाहिए, एंटीमनी का एग्जाम में पूछ लेता है क्या होता है, ये SB, ठीक है। तो और बिस्मथ आर एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, जिसमें कि नाइट्रोजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स और उसके एप्लीकेशन। तो अलग अलग हम अब देखेंगे एलिमेंट्स, मेटल और इट में भी नॉन मेटल, उसके कंपाउंड्स है ना, उसके क्या यूज़ है इसके बारे में। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच फाइबर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक रेयॉन क्लोथिंग। तो रेयॉन क्लोथिंग बनाने के लिए कौन से फाइबर का यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ किया जाता है सेलुलोज का, ठीक है। सेलुलोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। द कन्वर्जन ऑफ हार्ड इनटू सॉफ्ट वाटर बाय बॉइलिंग और एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड। तो अगर हमें हार्ड वाटर को प्यूरीफाई करना हो, मीन्स इसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना हो, तो हम इसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लार्क्स प्रोसेस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्लार्क्स प्रोसेस। तो क्लार्क्स मेथड इज़ यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो क्लार्क्स मेथड को यूज़ करते हैं वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। इन क्लार्क्स वाटर सॉफ्टनिंग मेथड, हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेक्ट लाइम कहते हैं। तो इस मेथड में हम CaOH2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इट रिमूव्स द हार्डनेस ऑफ वाटर बाय कन्वर्टिंग बाइकार्बोनेट्स इनटू कार्बोनेट। तो ये किस तरीके से वाटर के हार्डनेस को रिमूव करता है, तो सिंपली यहाँ पे जो वाटर में जो हाइड्रोजन का बाइकार्बोनेट बन गए, ठीक है, उसको कार्बोनेट्स में कन्वर्ट करता है, उसका जो हार्डनेस है फिर ख़त्म हो जाता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ स्लेक्ट लाइम टू वाटर आइदर इन सॉलिड और इन लिक्विड फॉर्म। तो क्लार्क्स मेथड में क्या होता है कि हम स्लेक्ट लाइम, जिसका कि फॉर्मूला होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ करते हैं और इससे जो है ये एक कार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ आयन। तो कभी वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है, इसका क्या रीज़न है, कौन सा आयन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। अगर वाटर में कभी भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन मिक्स हो जाए तो वो क्या होता है, वो वाटर जो है वो हार्ड वाटर बन जाता है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स। विच मैथड विल बी एम्प्लॉयड टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा जो है मेथड जनरली हमें, मतलब जो कि प्रैक्टिकल यूज़ में हम देखते हैं, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ लेदर विद सोप। तो लेदर मतलब क्या होता है, झाग, ठीक है। तो अगर सोप किसी भी, अगर सपोज़ अगर हम कपड़े धो रहे हैं, तो अगर वाटर अगर हार्ड होगा तो जल्दी से जो है फोम्स नहीं बनेंगे, ठीक है, लेदर नहीं फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर क्या है, हार्ड है, ठीक है। The hardness of water is checked by formation of leather. The hardness of water is due to dissolution of sulfate, chloride and chloride salt. तो hardness of water कैसे चेक करते हैं, लेदर के फॉर्मेशन में से या फिर फोम्स के फॉर्मेशन से। और ये हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों होता है, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया या फिर क्लोराइड सॉल्ट हो गया, इसके डिजॉल्व होने से। ड्यू टू द presence of sulfate, chloride and bicarbonate salt, hard water does not form foam with soap, while soft and pure water easily form with soap. तो जब भी हार्ड वाटर होता है ना, वो जल्दी से सोप के साथ जो है वो फोम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, लेदर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लेकिन अगर सॉफ्ट वाटर रहेगा तो ये बहुत ही इजीली फॉर्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम कौन से रिएजेंट का यूज़ करते हैं, तो वो है वॉशिंग सोडा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3, ठीक है, वॉशिंग सोडा। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट इन इट। तो किसी भी वाटर का परमानेंट हार्डनेस क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। इसको हम रिमूव कैसे करते हैं, उसमें वॉशिंग सोडा या कि सोडियम कार्बोनेट या फिर परम्यूटेट, जिसको हम कहते हैं सोडियम जियोलाइट, ये मिक्स करने के बाद वाटर का जो हार्डनेस है वो कम हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप है वो कौन सा है, प्रोटियम, ठीक है, जो क्या होता है 1H1, और ड्यूटेरियम क्या होता है 1H2, और ट्रीटियम क्या होता है 1H3, ठीक है।
तो ये रेडियो एक्टिव होता है, ये रेयर है, इसका भी हम यूज़ करते हैं। इसको हम हैवी वाटर भी कहते हैं, ड्यूटेरियम से जो बनता है वाटर D2O, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पे देखना है कि प्रोटियम जो है वो मोस्ट कॉमन आइसोटोप है हाइड्रोजन का। आइसोटोप क्या होता है, हमने पहले पढ़ रखे हैं कि आइसोटोप ऐसे एलिमेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। और प्रोटियम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोटोप है हाइड्रोजन का। इसके पास बस एक प्रोटॉन है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl क्या है, ठीक है। HCl क्या है, मतलब इसका कैसे हम इसको समझ सकते हैं, HCl, ठीक है। इसमें 2 आइटम है, इसका ये डायटोमिक है, ठीक है। तो इस जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं, ठीक है। हमें बस ये देखना होता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वही क्या होगा, उसकी एटोमिसिटी होगी। हैवी वाटर क्या होता है, मैंने बताया था ना, D2O। हैवी वाटर क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, D2O। ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम इज कॉल्ड हैवी वाटर बिकॉज इट कंटेन्स ड्यूटेरियम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हैवी वाटर इज नॉट करेक्ट। तो हैवी वाटर के बारे में कौन से प्रॉपर्टी जो है वो करेक्ट नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ टू ड्रिंक, तो हम हैवी वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है, उसको पी नहीं सकते। इट मे बी यूज एज अ मॉडरेटर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मॉडरेटर ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्या मतलब है कि हैवी वाटर जो है इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि सपोज न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे न्यूट्रॉन्स का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, जो वहाँ पे न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो उस न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करने के लिए हम वहाँ पे हैवी वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मॉडरेटर की तरह यूज़ होता है, बिल्कुल सही है। इट इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। ड्यूटेरियम इज़ नॉट रेडियो एक्टिव, बट जो ट्रीटियम है ना 1H3 ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। D2O को हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन ये जो है ड्रिंकिंग के लिए ये सेफ़ नहीं है, ठीक है। हैवी वाटर इज ऑक्साइड ऑफ आइसोटोपिक ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन। तो हैवी वाटर क्या है, ये ऑक्साइड है किसके आइसोटोप के, हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसका नाम क्या है, ड्यूटेरियम। हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ न्यूट्रॉन डाइल्यूटेंट इन सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिकॉज इट इफेक्टिवली स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। इसका हम यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स वहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं उसके स्पीड को काफ़ी कम कर देते हैं। हैवी वाटर इज़ नेदर रेडियो एक्टिव मटेरियल नॉट सेफ टू ड्रिंक, ना ही ये रेडियो एक्टिव है, ना ही इसको ये ड्रिंकिंग के लिए सेफ माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक है। ये किसको नहीं पता होगा, ठीक है। तो वाटर एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होती है, 1:8 मास में, ठीक है, और वॉल्यूम में 2:1, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के तो 2 एटम्स है ना, तो इसकी वॉल्यूम की रेशियो 2:1 होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाटर इज नोन टू बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी। तो कौन से वाटर को जो बोला जाता है कि ये इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है, वो कौन सा वाटर होता है, उसको बोलते हैं हम डिस्टिल वाटर, ठीक है, जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। डिस्टिल वाटर इज कंसिडर्ड टू बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। इट इज़ नॉट पोर्टेबल एज इट कंटेन द सॉल्ट्स नेसेसरी फॉर लाइफ। तो ये जो है पोर्टेबल नहीं होता क्योंकि इसमें कुछ सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। द कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, तो ये होता है ब्लीच, ठीक है। इसको ब्लीचिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या बोला जाता है, ये एक मतलब ब्लीच कॉमन नाम है इसका, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि बहुत ही लाइट ब्लू कलर का होता है, एक लिक्विड होता है, थिक लिक्विड इन कंपेरिजन टू वाटर। ये कलरलेस होता है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, इसलिए ये किसी भी चीज़ को ब्लीच कर देता है। इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं, एंटी माइक्रोबियल की तरह और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर पल्प ब्लीचिंग इन पेपर इंडस्ट्रीज। तो पेपर इंडस्ट्रीज़ में कौन से चीज़ को यूज़ करते हैं फॉर द ब्लीचिंग पर्पस, ठीक है, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। टू मेक पेपर पल्प कलरलेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्री में पेपर को क्लीन करने के लिए, उसको शाइनी बनाने के लिए क्या करते हैं हम, वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O2, ठीक है, डाइहाइड्रोजन डाइऑक्साइड। और H2O2 जो है ये कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल फील्ड। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में कौन सा जो है आयन है या फिर कौन सा जो एलिमेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, हायर अमाउंट में होता है, तो वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर मेक्स वाटर हार्ड। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ वाटर में, इसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये 2 तरीके के होते हैं, एक टेम्प्रोरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस।
तो टेम्प्रोरी हार्डनेस जो है वाटर का, ये तो हम सिंपली बॉयल करके भी हटा सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है ना, इसके लिए हमें यूज़ करना होगा Na2CO3 मीन्स वॉशिंग सोडा का यूज़ करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू क्लोरीन इन ब्लीचिंग। तो ब्लीच करने के लिए क्लोरीन के अलावा हम और किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? क्लोरीन का तो यूज़ करते ही हैं, इसके रिप्लेसमेंट के और पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू क्लोरीन इन टू ब्लीचिंग। तो ब्लीच करने के लिए हम क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O2, और इसका केमिकल नेम क्या है? डाईहाइड्रोजन डाइऑक्साइड। हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन? हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया था? ये किया था हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। कब? 1766 AD में, ठीक है। इन 1883 लेवोजियर नेम्ड इट हाइड्रोजन। डिस्कवर तो हेनरी कैवेंडिश ने किया, लेकिन इसका नाम हाइड्रोजन ये किसने दिया था? लेवोजियर ने, ठीक है। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल एंड ऑल्सो द लाइटेस्ट एलिमेंट। तो हाइड्रोजन जो है वो पूरे पीरियडिक टेबल का पहला एलिमेंट है और सबसे हल्का एलिमेंट है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। इट इज़ द ओनली एलिमेंट दैट लैक्स इन न्यूट्रॉन्स। तो ये जो है यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सन है वो भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। तो ये यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। और अगर देखें तो ये एक ऐसा ओनली एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, बस सिर्फ प्रोटॉन है इसके पास, ठीक है, एक। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है ऑक्सीजन। पहला क्वेश्चन है आइटम्स ऑफ विच एलिमेंट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू गिव वाटर। तो कौन सा आइटम जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है टू मेक वाटर, टू गिव वाटर? ये है ऑक्सीजन, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला वाटर क्या है? H2O, ठीक है, डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड। हेयर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। यहाँ पे 2 एटम जो है हाइड्रोजन का वो कंबाइन करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, टू मेक वाटर। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया था? ये थे कार्ल सेल, ठीक है। कार्ल सेल ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था इन 1722। Carl Cell prepared oxygen gas by heating potassium nitrate, but his work is published in 1977 AD. Which of the following gas causes rancidity in food product? तो फूड प्रोडक्ट में रेंसिडिटी मीन्स फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। क्यों? कौन से गैस की वजह से? ये होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से ये जो हमारा फूड प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो when food containing oils and fats are exposed to air or oxygen, they get oxidized, due to which the food became stale and its color and smell changes. तो जब भी हम फूड को ऑयल या जिसमें कि ऑयल या फैट्स है उसको हम एयर के कांटेक्ट में या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखते हैं, तो क्या होता है ना, ये ख़राब हो जाता है, इसमें स्मेल आने लगता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। और रेंसिडिटी मेनली क्यों होता है? ऑक्सीजन की वजह से होता है। ओजोन इज़ अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ। तो ओजोन जो है एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कितने ऑक्सीजन एटम से बना होता है? तो वो 3 ऑक्सीजन एटम से बना होता है, 3, ठीक है। तो O3 ये क्या होता है? ओजोन होता है, ठीक है। ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो कि 3 ऑक्सीजन एटम से बना होता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, प्योर वाटर कंटेन्स डैश ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। तो भले ही कहीं से भी हम वाटर लें, फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो सी वाटर हो, रिवर का हो या फिर हमारे RO का हो पानी, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ का है, लेकिन उसमें जो मास से जो कंपैरिजन होगा ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कितना परसेंटेज होगा? हमेशा ऑक्सीजन जो है वो 88.89% होगा, ठीक है। When the presence of formation of hydrogen by passing steam over red hot iron is presented in the form of balanced chemical reaction, then the number of water molecules on the left hand side of the equation is। तो जब हम वाटर हाइड्रोजन को पास करते हैं किसी हॉट आयरन रॉड के से, तो जो वाटर का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे वो किस तरीके का वहाँ पे इक्वेशन होगा? तो उसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड में। When the process of formation of hydrogen by passing steam over red hot iron is presented in the form of balanced chemical equation, then number of atoms जो होंगे वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे लेफ्ट हैंड साइड में वो कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। मतलब 4H2O जो है मिलके क्या बनाएगा? इधर आयरन का फॉर्मेशन, आयरन नहीं हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नाइट्रोजन। द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम ऑक्जेलेट। तो अमोनियम ऑक्जेलेट का क्या होता है केमिकल फार्मूला? ये होता है NH4 ठीक है। अमोनियम ऑक्जेलेट जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है? C2H8N2O4।
इसको कॉमनली हम कैसे लिख सकते हैं, NH4 2 C2O4। इसको हम डाई अमोनियम ऑक्सलेट या फिर डाई अमोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। अमोनियम ऑक्सलेट इज़ एन ऑर्डरलेस सॉलिड, मीन्स इसका कोई स्मेल नहीं होता। अमोनियम ऑक्सलेट इज़ एन अमोनियम सॉल्ट कंसिस्टिंग ऑफ अमोनियम एंड ऑक्सलेट आयंस इन 2:1 रेशियो। और ये जो अमोनियम ऑक्सलेट है, इसमें जो अमोनियम और या फिर ऑक्सलेट का जो रेशियो होता है बाय वॉल्यूम, वो कैसा होता है, NH, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, NH4 2 C2O4। इसके 2 मॉलिक्यूल हैं अमोनियम के, तो 2, ऑक्सलेट के 1 है, तो 2:1, ठीक है। इट इज़ एन अमोनियम सॉल्ट एंड एन ऑक्सलेट सॉल्ट। इट अकर्स नेचुरली इन मैनी वेजिटेबल एंड प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बेस सोर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जो है बेस है और उसका सोर्स ये जो करेक्टली मैच्ड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोप में होता है, नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, ये हो सकता है, बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर, ये नहीं होता है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको एक्वा अमोनिया भी कहते हैं और इसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं हाउस होल्ड या फिर इंडस्ट्रियल क्लीनर्स में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे किस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो वो है अमोनिया, ठीक है। अमोनिया एक कलरलेस गैस है जिसका ऑर्डर बहुत ही बेकार होता है ना, जिसका जो स्मेल है बहुत बेकार होता है। ये एयर से भी लाइटर है। और अमोनिया एक परमानेंट हाइड्राइड है, किसका, नाइट्रोजन का। जोसेफ प्रिस्ली फर्स्ट ऑब्टेन अमोनिया गैस बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड लाइम एंड नेम्ड इट अल्कलाइन एयर। सबसे पहले जो है इसका जो अमोनिया गैस है, ये किसने बनाया था, जोसेफ प्रिस्ली ने। कैसे बनाया था, अमोनियम क्लोराइड एंड लाइम को मिक्स करके अल्कलाइन एयर में अमोनिया बना था उस टाइम में। अमोनिया इज़ द मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो वाटर में जो मोस्ट सॉल्युबल है वो कौन सा है, अमोनिया है। फाइनली डिवाइडेड डस्ट इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हैबर्स प्रोसेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो जो अमोनिया का जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। और इसमें कौन सा एलिमेंट जो है एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा एलिमेंट जिसके वजह से क्या होता है, रिएक्शन का जो रेट है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो है वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट इसके होने से, इसके प्रेजेंस से रिएक्शन की जो रेट है ना वो बढ़ जाती है। तो वो कौन सा मतलब कैटलिस्ट होता है, इसमें होता है आयरन, ठीक है। आयरन फाइनली डिवाइडेड, आयरन छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आयरन के, उसका यूज़ किया जाता है। द हैबर मेथड यूजेस आयरन एज अ कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3। जब भी अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आयरन को एज अ कैटलिस्ट। द अमाउंट ऑफ आयरन इज़ मिक्सड विथ मोलिब्डेनम। पहले आयरन को कहाँ पे मिक्स करेंगे, मोलिब्डेनम के साथ, Al2O3 और K2O। देन द एक्टिवेशन ऑफ आयरन इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे ना, तो आयरन का जो फॉर्मेशन है, आयरन जो खुद एक्टिव हो जाएगा और वहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट इज़। तो अमोनियम डाइक्रोमेट का क्या है केमिकल फार्मूला, ये है NH4 2 Cr2O7, ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड और रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे ये प्रेजेंट होता है और सॉल्युबल भी होता है। ऑरेंज एसिडिक क्रिस्टल इन वाटर एंड अल्कोहल। इसका केमिकल फार्मूला जो है वो है NH4 2 Cr2O7। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। कौन से गैस को लाफिंग गैस बोलते हैं, तो वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, N2O, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड वॉज इन्वेंटेड इन 1772। तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कि लाफिंग गैस कहते हैं, उसको किसने इन्वेंट किया था, इसको इन्वेंट किया गया था 1772 में, जोसेफ प्रिस्ली के द्वारा ब्रिटेन में। दिस गैस वॉज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन 1844 AD बाय हेयर्स वॉल्स। तो इसको यूज किया जाता था एज एन एनेस्थेटिक, किसके द्वारा, हेयर्स वॉल्स के द्वारा। When a person smell lot of this gas, he starts laughing loudly. Due to this property, nitrous oxide is known as laughing gas. जब भी कोई पर्सन इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनहेल कर लेगा तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा हंसने लगेगा, ठीक है। इसलिए इसको लाफिंग गैस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। कौन सा है लाफिंग गैस, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ये होगा आंसर, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड इज़ अ केमिकल नेम ऑफ। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है किसका केमिकल नेम है, तो ये लाफिंग गैस का केमिकल नेम है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2O। ये केमिकल नेम है लाफिंग गैस का। ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई स्मेल नहीं होता, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था जोसेफ प्रिस्ली ने 1772 में और इसको यूज़ करते हैं एनेस्थेटिक ड्रग के रूप में।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन N2। तो लोन पेयर्स क्या होता है? लोन पेयर्स मीन्स जो मेनली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो वो बच जाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? लोन पेयर कहते हैं। तो नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर हैं? ऐसे नाइट्रोजन तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसके पास नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। दोनों के पास क्या होता है? एक एक लोन पेयर बच जाता है, ठीक है। मीन्स इसके पास N2 में कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। 2 लोन पेयर का मतलब कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नाइट्रोजन आइटम है 7 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है? 1s2, 2s2 और 2p3, ठीक है। जब भी दो एटम्स जो है नाइट्रोजन के वो दोनों बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, और वहाँ पे जो एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बच जाते हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, दैट इलेक्ट्रॉन्स या फिर दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किसने डिस्कवर किया था? ये किया था किसने? रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड, जिसने रदरफोर्ड अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया था एटम का, ठीक है, वही रदरफोर्ड है ये। उन्होंने नाइट्रोजन को डिस्कवर किया था 1773 में। नाइट्रोजन जो है वो 7th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जिसका सिंबल होता है N। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये होता है NH3, ठीक है। NH3 जो है वो अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, सेम क्वेश्चन, NH3, ठीक है। इन सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बाय विच नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स आर इंटरकन्वर्टेड इन द इन्वायरमेंट एंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो नाइट्रोजन जो है, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को चाहिए भी होता है, ठीक है। काफ़ी सारे यूजेज हैं नाइट्रोजन के, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो है वो अमाउंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, मतलब 78% ही होता है। ये जो मतलब हम यूज़ कर रहे हैं, फिर नाइट्रोजन रिलीज़ हो रहा है, तो ये जो पूरा साइकिल है इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, ठीक है। द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग द फ्री नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड कन्वर्टिंग दैम बैक इन फ्री नाइट्रोजन बाय वेरियस मेथड इन लैंड एंड प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। मीन्स हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से जो नाइट्रोजन हम ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन जो है हम रिलीज़ कर रहे हैं किसी प्रोसेस से, या फिर एनिमल्स या प्लांट्स जो रिलीज़ कर रहे हैं, तो मीन जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इस साइकिल को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स की तरह क्या यूज़ करते हैं हम? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसको एनेस्थेटिक्स की तरह यूज़ करते हैं। ये एक पेन रिलीफ की तरह काम करता है। कब? ड्यूरिंग सर्जरी। इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज। अमोनियम क्लोराइड का क्या है केमिकल फार्मूला? तो ये होता है NH4Cl, ठीक है। और NH4Cl3 क्या होता है? अमोनियम ट्राइक्लोराइड। NH4Cl2 अमोनियम डाइक्लोराइड। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रिफिकेशन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। नाइट्रिफिकेशन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, किस चीज़ से किस में कन्वर्ट करने के लिए? तो अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्राइट। In this bacteria, example Nitrosococcus, Nitrosomonas, oxidize the nitrogen of ammonia into nitrite. Which gas is used in food packaging industry to prevent chips from being oxidized? तो जो चिप्स पैकेज है, फिर कोई भी पैकेज फूड को पैक करने के लिए हम कौन से गैस का यूज़ करते हैं, जैसे कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, जिससे वो ख़राब नहीं होता, वो रेंसिड नहीं होता, ठीक है। वो कौन सा एलिमेंट है? ये है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन क्योंकि काफ़ी हद तक ये इनर्ट की तरह काम करता है, ये रिएक्ट नहीं करता, इस वजह से हम इस गैस का यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो इन द फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री द चिप्स आर ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन गैस यूज टू स्टॉप नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन द पैकेट टू प्रोटेक्ट द चिप्स फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? नाइट्रोजन गैस का। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज अ किस टाइप का एलिमेंट है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N2। तो ये क्या है? एक डायटोमिक एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है फॉस्फोरस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव। तो अलग अलग टाइप के फॉस्फोरस होते हैं, इसमें से कौन सा फॉस्फोरस जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो वो रिएक्टिव सबसे ज़्यादा कौन सा है? वाइट फॉस्फोरस। आपने देखा होगा जो मैच स्टिक्स होते हैं ना, उसमें रेड फॉस्फोरस लगा होता है, ठीक है, तो वो उतना रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस जो है एक रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये जो है फ्री स्टेट में जो है वो मिलता है, बट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फोरस आर वाइट, येलो, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो अलग अलग टाइप के फॉस्फोरस में मिलते हैं, जैसे वाइट, येलो, रेड और ब्लैक।
इसमें से वाइट फॉस्फोरस जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर बिकॉज, तो फॉस्फोरस को जो है वाटर में रखते हैं क्यों? क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके बाद कोई भी चीज़ जो है वो जलना स्टार्ट करती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो फॉस्फोरस की जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है। जिसकी इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होगी मीन्स क्या, वो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम इसको वाटर में रखते हैं। तो फॉस्फोरस जो एक केमिकल एलिमेंट है, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव है इसलिए फ्री स्टेट में पाया जाता है। फॉस्फोरस को वाटर में रखते हैं क्योंकि इसका जो कंबसन टेम्परेचर है वो काफ़ी लो होता है। तो कंबसन टेम्परेचर ऑफ फॉस्फोरस इज अप्रॉक्स इतना 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। विच अमंग द फॉलोइंग इज वाइट फॉस्फोरस, इसमें से कौन सा फॉस्फोरस जो है वो वाइट फॉस्फोरस है? तो इसमें से जो P4 है हमारा, P4, ठीक है। तो P4 जो है वो वाइट फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस जो है वो एनालॉग ऑफ नाइट्रोजन है, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है सेम फॉस्फोरस होता है, दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। इट इज़ अ रिएक्टिव एलिमेंट, दैट्स वाई इट इज़ नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। क्योंकि ये जो है फॉस्फोरस वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है काफ़ी, इसलिए फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। देयर आर मैनी वेरिएशंस ऑफ फॉस्फोरस इन विच P4 इज़ वाइट फॉस्फोरस। और जो P4 है ना उसमें वाइट फॉस्फोरस होता है जो कि बहुत रिएक्टिव है, और नॉर्मल जो P है जो कि रेड फॉस्फोरस होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हैलोजन।